हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना सपोर्ट किया। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले टॉपिक के अंदर हमने देखा कि ग्राफ की सहायता से किसी फलन को संतत कैसे बताया जा सकता है। कि हमने ये देखा था कि किसी फलन का ग्राफ अगर किसी एक बिंदु पर टूटता है तो वह फलन उस बिंदु पर असंतत माना जाता है। किसी फलन का ग्राफ लगातार चलता रहे, किसी भी बिंदु पर ब्रेक ना हो, तो हम ये बोलेंगे कि वह फलन एक संतत फलन है। तो आज हम संतत फलन की गणितीय परिभाषा को देखेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक फलन है, माना y बराबर f ऑफ x कोई एक फलन है और ये किसी प्रांत D में परिभाषित है। हमें इस फलन का एक प्रांत दिया हुआ है D, मतलब ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें से x के मान लिए जाएंगे प्रांत के किसी बिंदु A पर। हमें इस A बिंदु पर देखना है कि फलन संतत है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस फलन की सीमा का मान ज्ञात करना होगा। हमें इस बिंदु के लिए इस फलन की सीमा का मान ज्ञात करना होगा, जो इस प्रकार से है कि लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ये इस फलन की सीमा का मान है। और ये जो फलन की सीमा है, ये इसी बिंदु पर जो फलन का मान होगा उस मान के बराबर होनी चाहिए। फलन की सीमा का मान, किसी बिंदु A पर फलन की सीमा का मान उस बिंदु पर जो फलन का मान है उसके बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन अपने प्रांत के बिंदु A पर संतत है। इसका एक अन्य रूप भी है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x बराबर होना चाहिए f ऑफ a के। मतलब a प्लस का मतलब कि a पर दाईं सीमा और a माइनस का मतलब a पर बाईं सीमा। इसका कि अगर मैं लिमिट का यूज़ ना करूं, अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें f a प्लस 0 और इधर से आ जाएगा f a माइनस 0, तो ये बराबर आना चाहिए f ऑफ a के। मतलब a पर फलन की दाईं सीमा, फिर a पर फलन की बाईं सीमा और a पर फलन का मान, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों मान अगर आपस में बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि इस बिंदु पर फलन संतत होगा। दाईं सीमा ज्ञात करने के लिए मान लीजिए हमें x बराबर a पर दाईं सीमा ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम लिखेंगे माना x बराबर a प्लस h, माना x बराबर a प्लस h। और यहाँ लिखेंगे कि यदि h अग्रसर है 0 की तरफ तो x अग्रसर होगा a की तरफ। और ये जो h है ये बहुत ही छोटी राशि है और h का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में रहता है। तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस 0,
बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, कि a प्लस 0 का मतलब है कि a पर दाईं सीमा, और हमने इसे लिमिट का रूप दिया h की सहायता से। तो ये तो है फलन की दाईं सीमा। अब इसी प्रकार से फलन की बाईं सीमा देखिए कैसे निकालेंगे। अब लिखेंगे x बराबर a पर बाईं सीमा, तो मानना x बराबर a माइनस h। वापिस यही वो आएगा कि यदि h टेंड्स टू 0 तो x टेंड्स टू a, तो ये बन जाएगा f a माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो दाईं सीमा, और अगर किसी फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान अगर वो तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उस बिंदु पर फलन जो है वो संतत है। ये तो हुआ कि किसी एक बिंदु पर कोई फलन संतत कब माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि विवृत अंतराल ए बी में फलन के सातत्य की जांच, कि विवृत अंतराल में कोई फलन संतत है या नहीं, इसका कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि कोई फलन y बराबर f ऑफ x किसी विवृत अंतराल ए बी में संतत माना जाएगा यदि यह फलन इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो ये है एक तरीका विवृत अंतराल में संतत की जांच करने का। प्रत्येक बिंदु पर मतलब उस अंतराल के अंदर जितने भी बिंदु हैं, उस अंतराल में जितने भी बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पर फलन संतत होना चाहिए। अर्थात उन सभी बिंदुओं के लिए फलन की दाईं सीमा, बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान, वो तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास था इसमें संवृत अंतराल ए बी में फलन के सातत्य होने की जांच। तो इसमें देखिए कोई फलन y बराबर f ऑफ x संवृत अंतराल में संतत माना जाएगा यदि वह फलन उस अंतराल के लिए बनने वाले विवृत अंतराल अर्थात ए बी
में संतत हो। ठीक है, ये तो हो गया 1 नंबर पॉइंट इसका। 2 नंबर, दूसरे नंबर में हमें ध्यान रखना है कि बिंदु ए पर फलन दाईं ओर से संतत होना चाहिए, अर्थात f ऑफ a प्लस 0 जो है वो बराबर होना चाहिए f ऑफ a के। तीसरा इसका पॉइंट ये है कि बिंदु B पर फलन बाईं ओर से संतत होना चाहिए। बिंदु B पर फलन बाईं ओर से संतत होना चाहिए, अर्थात f ऑफ b माइनस 0 ये बराबर होना चाहिए f ऑफ b के। f ऑफ b माइनस 0 जो है वो f ऑफ b के बराबर होना चाहिए। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है संवर्त अंतराल के लिए कि संवर्त अंतराल में कोई फलन संतत है या नहीं। तो पहला पॉइंट था कि उससे जो भी विवर्त अंतराल बनेगा उस विवर्त अंतराल में फलन संतत होना चाहिए। दूसरी बात, जो सिरे के बिंदु हैं, जो किनारे पर बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं के लिए सिर्फ हमें a की सीमा निकालनी है। तो जो बिंदु बाईं तरफ है मतलब a, उस पे तो हम दाईं सीमा का मान ज्ञात करेंगे, और जो बिंदु दाईं तरफ है उस पर बाईं सीमा का मान ज्ञात करेंगे। a पर दाईं सीमा का मान ज्ञात होगा और b पर बाईं सीमा का मान ज्ञात होगा। तो ये मान आपस में अपने अपने जो फलन के मान आएंगे उन पर बराबर रहने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फलन संवर्त अंतराल पर संतत है। अचर फलन f ऑफ x बराबर k, और यहाँ लिख दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r कि x का मान वास्तविक संख्या में से कुछ भी है, फलन का मान k आएगा। k एक अचर राशि है, k कांस्टेंट है। तो इसका जो ग्राफ था, इसका ग्राफ हमने कल बनाया था। तो x का मान वास्तविक संख्याओं में से हम कुछ भी ले सकते हैं। ये जो लाइन है x अक्ष वाली, ये वास्तविक संख्याओं को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो इस x अक्ष का कोई भी बिंदु अगर लिया जाए उसके लिए फलन का मान k आएगा। k का मान कुछ भी हो सकता है, और ये जो k का मान है ये हमें y अक्ष पर लेना है। ये जो फलन है उसको y के बराबर मानेंगे, तो y अक्ष पर k का मान आएगा। तो वो k का मान प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, रूट में हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कांस्टेंट रहेगा। तो मान लिया कि ये k का मान है यहाँ। तो x अक्ष के ऊपर चाहे कोई भी बिंदु लिया जाए, चाहे वो बाईं तरफ है चाहे वो दाईं तरफ है, इन सब के लिए हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो x अक्ष के समांतर होगी। यह x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, और ये एक संतत फलन का उदाहरण है कि ये ग्राफ जो है वो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। इसी तरीके से दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें, अगर हम अगला एग्जाम्पल लें तो वो है तत्समक फलन का कि f ऑफ x बराबर x, या ये कहें कि y बराबर x, मतलब जो मान x का है वही मान y का है। और यहाँ भी ध्यान रखना है x बिलोंग्स टू r। r का मतलब यहाँ वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से है। तो यहाँ जो x का मान होगा वही मान y का होगा। अगर x का मान 1 है, यहाँ x का मान अगर आप 1 लिखोगे तो y का मान 1 आएगा, x का मान 2 लिखोगे तो y का मान 2 आएगा। मतलब जो मान x का रहेगा वही मान y का रहेगा। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए
इस तरीके से। ये जो ग्राफ है वो तत्समक फलन का है, y बराबर x, कि x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 2, इस तरीके से चलता रहेगा। x बराबर -1 तो y बराबर -1, -2 के लिए -2 आ जाएगा। तो ये एक सरल रेखा है। तो ये भी संतत फलन का ही एक उदाहरण है। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण इसमें और भी हैं, जैसे लघुगणकीय फलन। f ऑफ x बराबर log x और आधार इसका है e। तो यहाँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रहेगा r प्लस। r प्लस का मतलब है कि धनात्मक वास्तविक संख्याएं, r प्लस धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हम r प्लस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक खुले अंतराल की सहायता से भी इसे दर्शाया जा सकता है कि 0 और अनंत के बीच के जो मान है वो सभी r प्लस हैं। तो लघुगणकीय फलन, इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है। तो सबसे पहले तो इसमें x का मान अगर अपने 1 लिखें, इसको y के बराबर मान लेंगे। अगर यहाँ x का मान 1 लिखें तो log 1 आप जानते हैं, log 1 का मान 0 होता है। तो x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए y का मान है 0। x बराबर 1 के लिए y का मान है 0। तो हमने मान लिया यहाँ हमने ये बिंदु मान लिया 1,0। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर x का मान, तो यहाँ आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर x का मान 1 से बड़ा है तो y पॉजिटिव रहेगा, और अगर x का मान 0 और 1 के बीच में है तो y नेगेटिव रहेगा। तो log x का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो ये log x का ग्राफ इस तरीके से, ये log x का ग्राफ है कि अगर x का मान 1 से बड़ा है तो y पॉजिटिव, तो y ऊपर की तरफ आ गया, ग्राफ का हिस्सा ऊपर बना। और x का मान अगर 0 और 1 के बीच में है तो y नेगेटिव रहेगा। तो ये ग्राफ भी एक संतत फलन का ही ग्राफ है, संतत फलन। इसी तरीके से एक ग्राफ और है इसमें, चरघातांकी फलन। y बराबर e की पावर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चरघातांकी फलन का प्रांत वास्तविक संख्या ही रहती है। अब इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो अगर x का मान यहाँ 0 ले लिया जाए, अगर x का मान 0 ले लिया जाए तो y का मान आएगा 1। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 रहेगा, 0 को छोड़कर। तो देखिए x बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 1। तो हमने मान लिया यहाँ पे y का मान 1 है तो x का मान यहाँ 0 रहेगा y अक्ष के लिए। अब इसके बाद में ग्राफ का जो हिस्सा है वो कैसे बनेगा वो देखना है। तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर x का मान पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, दोनों ही कंडीशन में, अगर x का मान पॉजिटिव भी ले लिया जाए या नेगेटिव ले लिया जाए, दोनों ही कंडीशन में e की पावर x जो है वो धनात्मक रहेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, e की पावर x सदैव धनात्मक रहता है। e की पावर x का जो मान है वो धनात्मक रहेगा।
इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ बनाने का तरीका है। बस यहाँ ये ध्यान में रखना है कि y का मान 1 से बड़ा कब आएगा या y का मान 1 से छोटा कब आएगा। तो अगर x धनात्मक है, यदि x धनात्मक है तो y धनात्मक रहेगा, लेकिन y 1 से बड़ा रहेगा। और अगर x ऋणात्मक है, अगर x ऋणात्मक है तब भी y धनात्मक रहेगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में रहेगा। लेकिन ये जो मान है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो log x और e की पावर x के जो ग्राफ हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो दोनों को आप एक साथ जब भी करें, दोनों ग्राफ आप एक साथ ही करें। f ऑफ x बराबर 1/x। तो आप सभी जानते हैं कि x बराबर 0 के लिए f ऑफ 0 बराबर 1/0 और ये बराबर हो जाएगा अपरिभाषित मतलब अनंत के। ठीक है, तो ये जो फलन होगा, यह फलन x बराबर 0 पर असंतत है। यह फलन x बराबर 0 पर असंतत है। इसी तरीके से f ऑफ x बराबर 10x। तो हम सब जानते हैं कि अगर x की जगह 90 डिग्री लिखा जाए तो यहाँ से जो फलन का मान आएगा, tan 90 का मान भी कितना होता है, अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। तो मतलब tan x जो है वो 90 डिग्री पर असंतत है। अच्छा, 90 के अलावा 270 डिग्री या 450 डिग्री, मतलब π/2 का जो विषम गुणज है, π/2 का विषम गुणज, π/2 का विषम गुणज, इसको अपने ये भी बोल सकते हैं कि 2n+1 π/2, 2n+1 π/2। और यहाँ माइनस भी लगाया जा सकता है। और यहाँ n का जो मान रहेगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। n बराबर 0, 1, 2, 3 आएगा, वो π/2 का विषम गुणज आएगा। तो इन सब के लिए tan x का मान अनंत रहेगा, अपरिभाषित रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि tan x जो फलन है वो 90 π/2 के विषम गुणज के लिए असंतत होता है। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल और है, और वो है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन f ऑफ x बराबर महत्तम x। और इस महत्तम x का मतलब क्या है वो भी देखते हैं। इसको अलग अलग तरीक़ों से समझा जा सकता है। पहला तरीका तो इसमें यह है कि यदि x पूर्णांक है, यदि x पूर्णांक है, मतलब x का जो मान है वो मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश। अगर x का मान इस पूर्णांकीय समुच्चय से लिया जाए तब तो यह मान जो है वो वापस x के बराबर ही आ जाएगा कि महत्तम -3 तो -3 ही रहेगा, महत्तम -2 तो -2, महत्तम 0 तो 0, यह महत्तम 2 तो 2। कि अगर x का मान पूर्णांक है तब तो इस ब्रैकेट को लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब तो जो मान अंदर है वही मान बाहर आ जाएगा। लेकिन यदि x का मान पूर्णांक नहीं है, यदि x पूर्णांक नहीं है, या यूं कहें कि यदि x दशमलव में है, यदि x दशमलव में है, कि जैसे मान लीजिए कि x का मान है 3.6, तब क्या होगा,
तो तब हम ये कह सकते हैं कि महत्तम x जो है वो अपने बाईं तरफ जो सबसे पहला जो पूर्णांक होगा वो उसके बराबर होगा कि 3.6 के लिए महत्तम x का जो मान है वो बराबर होगा 3 के, कि 3.6 के बाईं तरफ जो पूर्णांक है उसके बराबर। इस संख्या रेखा में 3.6 हमने यहाँ मान लिया कि ये 3.6, तो 3.6 के लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला पूर्णांक है 3.6 के लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला पूर्णांक है वो है 3, तो महत्तम 3.6 का मान बराबर आ जाएगा 3 के। इसी प्रकार से अगर हमें दिया जाए कि -0.2, तो -0.2 सबसे पहले तो संख्या रेखा पर देखना है कि कहाँ आएगा, तो माइनस का 0.2 आएगा यहाँ। तो अब इस माइनस के 0.2 के लिए जो बाईं तरफ जो पहला पूर्णांक है वो है -1, तो ये बराबर आ जाएगा -1 के। तो ये महत्तम x है। तो अभी अपने को ये देखना है कि जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये संतत होता है या असंतत होता है, तो हमें अब इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो अभी महत्तम पूर्णांक फलन का हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं x बराबर 0 पर, पहले यहाँ लिख लेते हैं y बराबर महत्तम x। तो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर y का मान आएगा 0। तो पहला बिंदु तो आया हमारे पास यहाँ, ये पहला बिंदु है। अब अगर अपने बात करें कि x बराबर 0 तथा 1 के मध्य है, तो x का मान अगर 0 और 1 के बीच में है तो महत्तम x जो होगा वो अपने बाईं तरफ का जो पूर्णांक है मतलब 0 उसके बराबर होगा। कि 0 पॉइंट अगर 1 लिया जाए तो 0.1 के लेफ़्ट हैंड साइड में, 0.1 के लेफ़्ट हैंड साइड में कि 0.1 यहाँ 0.1 लिया तो इसके लेफ़्ट हैंड साइड में जो पूर्णांक है वो है 0। तो इसी तरीके से अगर अपने 0.9 भी लें, 0.9, तो इसके लिए भी लेफ़्ट हैंड साइड का जो पूर्णांक है वो 0 ही है। तो 0 और 1 के बीच में महत्तम x का मान 0 आएगा, मतलब y का मान 0 आएगा। कि अगर x का मान 0 से लेकर 1 के बीच में है, अगर x का मान 0 से लेकर 1 के बीच में है तो y का मान 0 आएगा। तो y का मान 0 होता है x अक्ष पर। तो मतलब कहने का ये है कि ये ग्राफ, पहला जो ग्राफ है वो यहाँ बनेगा x अक्ष पे। ठीक है, इसको 1 तक नहीं लेके जाएंगे, अभी 1 की बात करते हैं। कि अगर x का मान 1 आ जाए तो महत्तम x जो है, तो ये 1 जो है वो पूर्णांक है, तो इसलिए यहाँ महत्तम लगाने का कोई मतलब नहीं है, ये 1 के बराबर ही रहेगा। तो ये y का मान है। तो x बराबर 1 पर y का मान 1, x बराबर 1 पर y का मान 1, तो x बराबर 1 और y बराबर 1, तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगा 1। और यहाँ पे आपको एक होल बनाना है, मतलब इस ग्राफ का यहाँ पे कोई भी हिस्सा नहीं है, यहाँ वाला हिस्सा जो है वो ऊपर है। अब इसी तरीके से अपने आगे बात करें कि अगर x का मान 1 से 2 के मध्य लिया जाए, अगर x का मान 1 से 2 के मध्य है तब क्या होगा। तो 1 और 2 के बीच में अगर अपने कोई भी बिंदु लिया जाए, जैसे 1.1 है, 1.2, 1.3, इस तरीके से, तो इन सब के लिए जो बाईं तरफ पूर्णांक है वो 1 है। तो ध्यान रखें कि x का मान अगर 1 और 2 के बीच में है तो y का मान आएगा 1। तो 1 और 2 के बीच में जो भी x लोगे आप, उसके लिए y का मान 1 रहेगा। तो यहाँ एक ऐसी लाइन बनेगी इस तरीके से। इसको पूरा 2 तक नहीं लेके जाएंगे, ये 2 से पहले रहेगी, क्योंकि हमने 2 नहीं लिया x का मान, हमने x का मान 2 नहीं लिया, 2 से पहले वाले मानों की बात कर रहे हैं। तो अब अगर x का मान 2 हुआ, अगर x का मान 2 लिया जाए तो ये 2 पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो इस महत्तम को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो y का मान 2, x बराबर 2 पर y का मान 2, तो x बराबर 2 ये रहा, x बराबर 2 ये रहा, इसके लिए y का मान 2 आएगा, मतलब कि यहाँ। तो इस जगह पे होल आएगा एक, मतलब इस लाइन का यहाँ पे कोई भी हिस्सा नहीं है 2 की सीध में, जो हिस्सा है वो ऊपर चला गया।
तो ये क्या है कि इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। तो आगे का ग्राफ आप खुद बना के देख सकते हो। फिर यहाँ होल आ जाएगा, तो 3 पे मान 3 के बराबर आ जाएगा। फिर ये आगे ऐसे चलेगा, तो यहाँ फिर एक होल आ जाएगा। तो ये ऐसे चलता रहेगा। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही कोई पूर्णांकीय मान आता है तो ये ग्राफ अपने अगले बिंदु पे चला जाता है, मतलब ग्राफ का हिस्सा वहाँ पे खाली रह जाता है, वो पॉइंट आगे चला गया। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक पर महत्तम पूर्णांक फलन असंतत है। ये लाइन याद रखना आप कि प्रत्येक पूर्णांक पर ग्राफ का हमें एक नया हिस्सा प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक पूर्णांक पर यह असंतत है कि प्रत्येक पूर्णांक के मान पे। और आज का हमारा जो लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो है संतत फलनों के गुणधर्म। बस इसमें तो आपको कुछ बातें हैं 3-4 वो ध्यान में रखनी है। कि पहली बात, सबसे पहले तो मान लीजिए कि आपके पास f(x) और g(x) ये कोई दो फलन हैं और ये दोनों फलन किसी प्रांत D में परिभाषित हैं। साथ में दोनों संतत भी हैं, D में परिभाषित है और इस प्रांत के लिए ये दोनों संतत हैं। तो पहला जो गुणधर्म है वो ये कि इन दोनों का जो जोड़ होगा, इन दोनों का योगफल, मतलब f(x) प्लस g(x), यह भी D में क्या होगा, संतत होगा। जो D प्रांत है उस प्रांत D में ये संतत होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनको माइनस भी कर दिया जाए तो भी सेम कंडीशन है कि इनका जो घटाव है वो भी संतत होगा। इसी तीसरा पॉइंट है इसका कि इन दोनों फलनों का जो गुणनफल होगा वो भी संतत होगा इसी प्रांत D में। नंबर 4, दोनों फलनों का जो भागफल है वो भागफल भी संतत होगा। इस भागफल में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू D, मतलब कि इस D प्रांत के किसी भी बिंदु के लिए इस फलन का मान 0 ना आए, मतलब gx का मान 0 ना आए। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल, तो x-1 और अपॉन में x-2 ये जो फलन है यह फलन x बराबर 2 पर असंतत है। कारण, क्योंकि इस फलन का हर x बराबर 2 पर 0 है और 0 होने के कारण यह एक अपरिभाषित फलन बन जाएगा 2 के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक असंतत फलन है बिंदु x बराबर 2 पर। तो आज के लिए हमारे टॉपिक जो है वो यहीं समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसमें हम इनके एग्जांपल्स, जो एक्सरसाइज के जो एग्जांपल हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए आप एक बार ये रिवीजन करें, कल का वीडियो और आज का वीडियो इन दोनों को देखकर अच्छे से नोट्स बनाएं।